नमस्कार, गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो वक्त हो चुका है आपके फेवरेट शो का, जिसमें देश दुनिया की हर बड़ी खबर हम पहुंचाएंगे। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर और देश और दुनिया की हर खबर आप तक लेकर आए हैं। तो बीती रात आपके शहर में क्या हुआ, राज्य की बड़ी खबरें कौन सी है, दुनिया में बड़े अपडेट्स क्या है, सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां आतंकी घटना से जुड़ा हुआ अपडेट ये है कि अनंतनाग में टेरर अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टेरर अटैक से जुड़ी जानकारी आपको दे। बिहार के मजदूर आजाद शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अनंतनाग के बिजनेरा में आतंकियों ने गोलीबारी की है। आतंकियों की तलाश में सेना ने एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया है इस पूरे इलाके में। तो देखिए, गैर कश्मीरियों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है और उसी के तहत एक बार फिर से एक गैर कश्मीरी को टारगेट किया गया। टारगेट किलिंग के तहत मजदूर बिहार का रहने वाला राजा शाह, उसकी गोली मारकर जान ले ली गई है। अनंतनाग के बिजबेहरा में आतंकियों ने गोलीबारी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकी घटना से जुड़ी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ये टेरर अटैक हुआ है और बिहार के एक मजदूर राजा शाह की गोली मारकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से, जहां रामनवमी को लेकर के जो आशंका जताई जा रही थी वो आखिरकार सच साबित हुई है। और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के एक वीडियो भी जारी किया है। तो बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई थी। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से, जहाँ पर नंदीग्राम में बीजेपी ऑफिस पर हमला हुआ है। बीजेपी ऑफिस में आग लगाई थी। तो ये बीजेपी ऑफिस है जहां पर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इसके आरोप लगे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में ये तोड़फोड़ की गई है। रामनवमी से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि जबरदस्त बवाल देखा जाएगा टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और देखिए, उसकी एक बानगी तस्वीरें भी हैं, जिसके बाद बंगाल बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। तो पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन जो आशंका टीएमसी और बीजेपी की तरफ से जताई जा रही थी, अब वो सच भी साबित हुई, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 2 वीडियो रिलीज किए गए हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि रामनवमी के दिन राम भक्तों को टारगेट किया गया। तो बीजेपी ने जो वीडियो क्लिप जारी किया है मुर्शिदाबाद और साथ ही मिदनापुर का है वो, और इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे रामनवमी को लेकर के हिंसा और बवाल टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से मचाया गया है। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हिंसा का वीडियो सामने आया है, जिसे बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बीजेपी द्वारा जारी ये वीडियो मुर्शिदाबाद का है, जहां रेजी नगर में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। आरोप है कि एक समुदाय ने शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद वहां जमकर बवाल और आगजनी हुई। आरोप ये भी है कि बवाल के दौरान बम भी फटा, जिसमें कई घायल हो गए। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई और जमकर बवाल होने लगा। पश्चिम बंगाल में हंगामे और बवाल का दूसरा वीडियो मेदिनीपुर से भी सामने आया। इस वीडियो को भी बीजेपी ने ही जारी किया। आरोप लगाया कि जब लोग रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो उन्हें निशाना बनाया गया और उन पर पत्थरबाजी की गई। रामनवमी पर बंगाल के 2 जिलों में हुई हिंसा पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने पोस्ट शेयर कर लिखा, बंगाल टूट रहा है और इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। उनके निंदनीय और सांप्रदायिक भाषणों की वजह से पूरे बंगाल में राम भक्तों पर हमले हुए हैं। मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर दंगे के बाद मेदिनीपुर के एगरा में श्री राम भक्तों को निशाना बनाया गया। रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर बीजेपी जहां ममता बनर्जी पर हमलावर है, तो वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है कि वो पहले ही बता चुकी थीं कि रामनवमी के दिन बीजेपी दंगा करा सकती है।
गृह मंत्री अमित शाह आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में मौजूद रहने वाले हैं, जहां सुबह 9 बजे से वो रोड शो करेंगे। अमित शाह अपने रोड शो में गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे बल्कि आज वो अपना नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने लोकसभा क्षेत्र गुजरात के गांधीनगर से कल नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन इससे पहले आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में शाह धुआंधार रोड शो करने वाले हैं, जो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। अमित शाह आज जो रोड शो करेंगे, इस रोड शो के जरिए वो गांधीनगर और अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र को कवर करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीबन सभी मुख्य मार्ग से निकलेंगे, सभी लोगों को मिलेंगे और ये रोड शो करीबन 14 किलोमीटर लंबा है। गुजरात के सबसे बड़े मत क्षेत्र जहां गांधीनगर से आदरणीय अमित भाई जहां चुनाव लड़ते हैं, वहां हमने सभी तरह की तैयारी भी कर चुके हैं। अमित शाह आज सुबह 9 बजे से रोड शो की शुरुआत करेंगे। अमित शाह का रोड शो 14 किलोमीटर तक होगा। रोड शो की शुरुआत एपीएमसी सर्कल से होगी, जो नाला सरोवर चौक साणंद अहमदाबाद तक जाएगा। इसके बाद सुबह 10:15 बजे रोड शो गांधीनगर के जेपी गेट से टावर चौक कलोल तक होगा, जो लगातार जारी रहेगा। शाम 4 बजे अमित शाह का रोड शो अहमदाबाद के सरदार पटेल चौक पहुंचेगा, जहां से अहमदाबाद की 4 विधानसभा से होकर गुजरेगा। शाह का रोड शो रानीप, घाटलोडिया, नारायणपुरा होते हुए वैजलपुर पहुंचेगा और यहीं पर रोड शो का समापन होगा। इसके बाद अमित शाह रात 8 बजे अहमदाबाद के वैजलपुर में ही बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज के दिन भव्य रोड शो करने के बाद 19 अप्रैल यानी कल वो अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में नामांकन दाखिल करेंगे। गांधीनगर लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग कल होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव आमने सामने हैं, पलटवार कर रहे हैं। बार पलटवार गठबंधन तोड़ने को लेकर एक दूसरे पर। तो जयंत चौधरी ने वो रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से अखिलेश यादव का साथ उन्होंने छोड़ा, और साथ ही अखिलेश यादव ने इस पर क्या जवाब दिया है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले राजनीति गर्मा गई है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आमने सामने आ गए हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए गठबंधन क्यों तोड़ा, इसका राज उजागर कर दिया। जयंत की माने तो जब वो गठबंधन में थे तो अखिलेश द्वारा उन्हें दबाया जा रहा था, इसीलिए गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया। जवाब में अखिलेश यादव भी सामने आए और कहा कि जयंत को दबाया गया होता तो वो समाजवादी पार्टी का घाटा करवाकर उन्हें राज्यसभा की सीट न देते। हम सब लोग अपने तरीके से राष्ट्र के लिए हैं। अब उनकी राजनीति से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, उनकी कार्यशैली से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, और हमें वो दबाना चाह रहे थे, उस मजबूरी में हमने तोड़ा है। नहीं, हम किसी को दबाते नहीं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं। और दबाए होते तो माइनस में सीट होती। उन्होंने तो ये भी कह दिया था, 1 रुपए का भाव लगाया था हमारा। नहीं, ऐसा नहीं, तुम समझ नहीं पाए बात को। अगर दबाया होता तो 0 से -1 होती, -2 होती, -3 होती। हमने उन्हें आगे बढ़ाया और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाया, तो परिणाम क्या हुआ कि 8 सीटें 9 सीटें जीत गए, राज्यसभा दे दिया। और याद रखिएगा, एक राज्यसभा 37 MLA के पर आती है, और हमने 1 दी और 1 खोई, तो 2 हमारा नुकसान हुआ समाजवादियों का। हालांकि अब दोनों की राहें जुदा हैं, इसलिए वार पलटवार जारी है। फिलहाल 19 अप्रैल को यूपी में जिन 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, वो आरएलडी के प्रभाव वाली सीटें मानी जाती हैं। पिछले 2 चुनाव से आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें नजर आ रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी, उसको लेकर के आए दिन नए और चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। और देखिए, जिस लॉरेंस बिश्नोई कैंप से इसके तार जुड़ते जा रहे थे, अब जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, कनेक्शन वहीं जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर पूरा अपडेट क्या है, देखिए रिपोर्ट में। सलमान खान के घर के बाहर की गई फायरिंग के मामले में हर दिन अहम खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस की कस्टडी में आए दोनों शूटर्स विक्की गुप्ता और सागर पाल ने पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं।
दोनों शूटर्स ने मुंबई पुलिस को बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। सलमान के घर पर गोलियां चलाने का काम मिला। गोलियां चलाने के लिए 2 से 3 लाख रुपए दिए गए थे। बाकी के पैसे काम खत्म करने के बाद मिलने थे। इरादा सिर्फ डराना था, न कि हत्या करना था। पुलिस जांच में अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, उसके मुताबिक सलमान के घर के बाहर फायरिंग कराने को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी, जिसके लिए शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गुदारा को सौंपा था। शक है कि अमेरिका में छिपा गैंगस्टर रोहित गुदारा ने ही दोनों शूटर्स को इस काम के लिए सेलेक्ट किया था और उसी ने हथियार से लेकर रुपए देने का इंतजाम करवाया था। मुंबई पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और अपनी जांच का दायरा भारत से लेकर विदेशों तक फैला दिया है, ताकि एक एक कड़ी का मुंबई पुलिस सटीक खुलासा कर सके। रामनगरी अयोध्या में कल बहुत ही दिव्य अलौकिक तस्वीरें देखने को मिली, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। वहीं सूर्य तिलक की दिव्य तस्वीरें भी सामने आई। जी हाँ, सूर्य तिलक की दिव्य तस्वीर सामने आई और उसके साथ साथ राम बारात की भी खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। ये अद्भुत नजारा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। श्री राम, भाग्य में है उनके बैकुंठ धाम, उनके चरणों में जिसने जीवन वारा, संसार में है उसका कल्याण। बस इसी लोक कल्याण की कामना लिए 500 साल बाद भव्य मंदिर में अवध नगरी ने रामनवमी का उत्साह मनाया। दुल्हन से सजी रामनगरी फूलों से महक रही थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उस पल के साक्षी बनने को बेताब थे, जब आस्था और विज्ञान का संगम देखने को मिलने वाला था। मंदिर के कपाट भक्तों के लिए सुबह 3:30 बजे से ही खोल दिए गए थे, ताकि भक्त अपने आराध्य को सजते संवरते भी देख पाएं। सबसे पहले मंत्रोच्चारण के साथ रामलला का दुग्धाभिषेक किया गया। पंचामृत से स्नान के बाद बारी आई रामलला के साज श्रृंगार की। खुशबूदार फूलों और रत्न जड़ित आभूषणों से जब प्रभु श्री राम को सजाया गया तो उनका रूप मन मोहने वाला था। और फिर आया वो पल जिसका दुनिया भर में मौजूद राम भक्तों को इंतजार था। भगवान राम का सूर्य तिलक किया गया। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो उनका अभिषेक स्वयं सूर्य देव ने किया था। 500 साल बाद प्रभु राम के जन्मोत्सव पर विधि विधान के साथ सूर्य देव ने प्रभु श्री राम को तिलक किया। वो पल मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। जिसने भी दीनदयाला कृपाला के उस रूप को देखा तो सिर्फ देखता ही रह गया। खबर प्रयागराज से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर बहुत ही अनोखी और खूबसूरत तस्वीर आई, क्योंकि एक मुस्लिम परिवार ने कन्या पूजन का आयोजन किया। और कन्या पूजन की तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। आपको भी दिखाते हैं ये अद्भुत तस्वीर। छोटी कन्याओं के पैर धुलाए जा रहे हैं। कन्याओं में मां स्वरूप का तिलक लगाया जा रहा है। पैरों में आलता लगाया जा रहा है। विधि विधान से कन्या पूजन किया जा रहा है। पूजन की ये तस्वीरें प्रयागराज के एक मुस्लिम परिवार की हैं। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देते हुए संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर आपसी भाईचारे का सद्भाव देखने को मिला। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के सह संयोजक फरीद साबरी के नेतृत्व में पवित्र महीने नवरात्र अष्टमी पर देवी के रूप में कन्याओं को पैरों में आलता लगाकर कन्याओं को शिक्षा सामग्री उपहार में देकर उनसे आशीर्वाद लिया। कन्या पूजन करने वाले मुस्लिम नेता ने देश की हर बेटी की शिक्षा और सुरक्षा का संदेश दिया। इस मौके पर कई मुस्लिम महिलाएं भी मौजूद रहीं। और तापमान बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाएं भी सामने आने लगती है। दिल्ली के एक मशहूर फर्नीचर मार्केट में भी जबरदस्त आग लग गई। और इन आग की तस्वीरों को आप देखेंगे तो अंदाजा लगा पाएंगे बखूबी कि कितना नुकसान यहाँ पर आग की वजह से हुआ है। पूरा इलाका आग से धधक रहा है। आग की भयावह लपटें उठ रही हैं। आग इतनी ज्यादा है कि काफी दूर से ही लपटें दिख रही हैं। भयंकर आग की तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज की हैं, जहां फर्नीचर मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से पूरे मार्केट में फैली कि कुछ ही देर में आग ने पूरी फर्नीचर मार्केट को अपनी आगोश में ले लिया। काफी देर तक आग की लपटें मार्केट में उठती रहीं।
आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल फैल गया, चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन तब तक आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि पूरा का पूरा मार्केट आग की आगोश में आ गया था। मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां पहुंची और 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे के बाद की एक तस्वीर सामने आई है। देखिए किस कदर आग से नुकसान हुआ है। सब कुछ खाक दिख रहा है। इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। अगली खबर बिहार से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई और उस वक्त हड़कंप मच गया क्योंकि अचानक से आग लग गई। और आग लगने के साथ ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही और काफी देर तक दहशत का माहौल रहा। देखिए खबर। मार्केट में भयंकर भीड़ है। इसी बीच आग लगी और अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठ रही हैं, काले धुएं का गुबार उठ रहा है। पुलिस बल तैनात है, लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां पटना सिटी के गोलवारा मार्केट के दूसरे तल्ले पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग उस वक्त लगी जब मार्केट से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसके चलते अफरा तफरी फैल गई। आग को देखते हुए शोभा यात्रा को रोक दिया गया। गोलवारा मार्केट की मनिहारी दुकान में आग ने इतना विकराल रूप लेना शुरू कर दिया कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। चूंकि रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर पुलिस पहले से ही मौके पर तैनात थी, तो आनन फानन में पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और फिर दमकल की टीम को बुलाया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब 1 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब कहीं जाकर शोभा यात्रा को दोबारा शुरू किया गया और स्थिति नियंत्रण में लाई गई। हालांकि दुकान में अचानक आग कैसे लगी, ये फिलहाल पता नहीं चल सका है। आग की एक और घटना उत्तर प्रदेश के अमेठी से सामने आई है, जहां फसल में आग लगी और उसके बाद चीख पुकार मच गई। जिस खेत में वहां पर आग लगी वो फसल पक चुकी थी और आप सोचिए किसान की मेहनत और कितनी बर्बादी वहां पर हुई होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। खेतों में आग लगी है, लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग तेजी से पूरे खेत में फैलती जा रही है। अफरा तफरी मची है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आग की लपटें और धुआं काफी दूर से ही नजर आ रहा है। तस्वीरें यूपी के अमेठी जिले की हैं, जहां गेहूं के खेत में अचानक आग लगी और कोहराम मच गया। आग लगते ही खेत में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग पर काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन आग ने इतनी तेजी से विकराल रूप ले लिया कि कुछ ही मिनटों में कई एकड़ फसल आग की चपेट में आ गई। आग की सूचना दमकल टीम को दी गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग की आगोश में आई कई एकड़ फसल तब तक स्वाहा हो गई, लेकिन स्थानीय लोग और किसान फिर भी पानी डालकर फसल को बचाने की कोशिश करते रहे। काफी देर बाद कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक गेहूं की कई एकड़ फसल जल चुकी थी और हजारों की फसल का नुकसान हो गया था। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि खेत में आग कैसे लगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर, अमेठी से बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त वार किया है। स्मृति ईरानी ने ये कहा कि राहुल गांधी ने न सिर्फ अपना रंग बदला है, बल्कि अपना परिवार भी बदल दिया है। अमेठी के बाद अब उनका वायनाड परिवार हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी को लेकर के स्मृति ईरानी एक बार फिर से हमलावर हुई है राहुल गांधी पर। और देखिए, इस बार उन्होंने ये कहा कि 26 अप्रैल के बाद राहुल यहाँ आएंगे चुनाव के नाम पर धर्म और जाति की बात करने के लिए। दरअसल अमेठी में 20 मई को वोटिंग होनी है और वायनाड में 26 अप्रैल को है। तो अमेठी में स्मृति ईरानी मौजूद थी और उन्होंने राहुल पर जबरदस्त वार किया। क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, वो आपको सुनाते हैं। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे हैं। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना है।
और चलिए बिहार की सियासत की बात करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी की कुछ रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर आरजेडी ने सवाल खड़े किए और आरोप लगाया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को घर बिठा दिया है। आखिर क्या वजह है कि कुछ दिनों से चुनावी रैलियों में नीतीश कुमार, वो भी लोकसभा जैसे चुनाव में, शामिल नहीं हो रहे हैं? वजह जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की रैलियों में गैर मौजूदगी ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर अब सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार रैलियों में कुछ का कुछ बोल जाते हैं और यही वजह है कि बीजेपी को भी अब नीतीश के बोलने से डर लगने लगा है और हो सकता है कि इस कारण से नीतीश कुमार घर में बैठ गए हैं। हमने तो अपने इतिहास में पहली बार ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव के वक्त जो है घर में कैद हो। अब है या कर दिया गया है, तो ये सवाल उठता तो है, लेकिन अब आप देखिए क्या हो रहा है। दरअसल तेजस्वी ने बीजेपी की रैलियों से नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी का ये आरोप इसलिए लगाया क्योंकि हाल ही में नवादा की चुनावी रैली में नीतीश कुमार गलती से एनडीए को 400 सीट की जगह 4000 सीट पाने की बात कह गए थे। तो इस बार तो हम कह दिए कि इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा 400 सॉरी गलती से 4000 बोला गया, सॉरी 400 से ज्यादा। बिहार में परिवारवाद को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उनके लिए आरक्षण का मतलब होता है उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा समाज ही आरक्षण है। हमारी बहनें कैसे मुख्य धारा में है, इसकी चिंता करना है। पूरे प्रदेश में, देश में 33% का आरक्षण मिले, इसकी चिंता है भाजपा को, लेकिन लालू जी को चिंता है टूरिस्ट बेटी को एमपी कैसे बनाना है, इसकी चिंता है। परिवार पर बात आई तो तेजस्वी ने भी इसे लेकर पीएम मोदी को घेर लिया। एफिडेविट पे लिख के दे दे मोदी जी, घर से शुरुआत करें अपने, कि किसी भी बाल बच्चा वाले को टिकट ना दे, ना ऐसी पार्टियों से गठबंधन करें जिसकी पीढ़ियां चलती आ रही है, करके दिखाएं। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे चुनावी माहौल भी गर्मा गया है। और इस बीच अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव कुमार, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सीएम के निजी सचिव के पद से बर्खास्त होने के बाद अब उन्हें उनके सरकारी आवास को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। तो बड़ी जानकारी ये है कि विजिलेंस विभाग ने विभव कुमार की नियुक्ति को गैर कानूनी करार देने के बाद अब उनके सरकारी घर के अलॉटमेंट को भी कैंसिल कर दिया है। नियमों के मुताबिक विभव को अपना आवास 10 मई से पहले ही खाली करने को कह दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पिछले दिनों उनकी नियुक्ति को अवैध करार देते हुए एलजी वीके सक्सेना ने उनकी नियुक्ति को खारिज कर दिया है और अब जो है जिस सरकारी आवास में विभव कुमार रहते हैं उस सरकारी आवास को भी खाली करने का आदेश आ चुका है। यानी कि जो मैक्सिमम परमिसिबल जो डेट है वो है 10 मई से, यानी कि 10 मई 2024 से पहले विभव कुमार को ये आवास जो है सरकारी वो खाली करना पड़ेगा। ये आवास जो है ये सिविल लाइन इलाके में है और आप देख सकते हैं कि जो चंद्रावल जल संशोधन संयंत्र जो 2 है, इसी के अंदर D2 फ्लैट में विभव कुमार जो निजी सचिव है अरविंद केजरीवाल की, वो यहाँ रहते हैं। उनको ये सरकारी आवास दिया गया था क्योंकि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव थे। लेकिन जब अब उनकी नियुक्ति को अवैध करार दे दिया गया है तो उन्हें इस आवास को खाली करने का आदेश भी आ चुका है। क्योंकि विभव कुमार जो निजी सचिव हैं उनकी मुश्किलें पहले भी बढ़ती रही है, क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के उनसे ईडी ने पूछताछ की है तो पहले ही उन मुश्किलों में घिरे हुए थे। लेकिन जब उनकी नियुक्ति को भी अवैध करार दिया गया और अब जब उनके घर को उनके सरकारी आवास को खाली करने का आदेश आया तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। वीडियो मुकेश कुमार के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ भारत।